हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एनसीईआरटी क्लास चल रही है और इस एनसीईआरटी क्लास के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की मृदा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से। इससे पहले कई सारे वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस पूरे सीरीज को डेफिनेट रूप से फॉलो कीजिएगा। इसमें सभी विषयों को कवर किया जाना है और काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। तो सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से पूरे मैप के साथ जानेंगे, ठीक है। मैप के साथ इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले देखिए, मृदा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, मृदा का जो अध्ययन है, जिस विषय के अंतर्गत हम लोग मृदा के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसको मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसको पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मृदा विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। और मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा के सोलम से बना है सॉइल, ठीक है। सोलम से बना है सॉइल, जिसका अर्थ होता है फर्श। क्या अर्थ होता है? फर्श अर्थ होता है, ठीक है। मूल चट्टानों, जलवायु, भूमिगत उच्चावच जीवों के व्यवहार तथा समय से मृदा में अपने मूल स्वरूप में आती है और यह प्रभावित होती है। एक्चुअली क्या है कि मृदा जो है वो जलवायु के प्रभाव, चट्टान और भूमिगत उच्चावच के कारण जो होता है, जीवों के व्यवहार से ये मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। मृदा का निर्माण जो है वो सैल से होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, सैल चट्टानों से होता है। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में क्वार्ट्ज पाया जाता है। सबसे अधिक खनिज की बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में क्वार्ट्ज पाया जाता है। एपेटाइट नामक खनिज में मृदा की सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि ह्यूमस होगी तभी पेड़ पौधे उगेंगे। वनस्पति मिट्टी में मृदा में सामान्यतः 25% जल होता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मृदा में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो याद रखिएगा, सामान्यतः 25% ह्यूमिडिटी होता है, जल की मात्रा होता है। याद रखिएगा 25%। जलवायु मिट्टी में लवणीकरण, क्षारीयकरण, कैल्सीकरण, ठीक है, और पाइजोलीकरण और सबसे महत्वपूर्ण कारक मृदा को जीवित तंत्र की उपमा प्रदान करता है, ठीक है। इन सभी के कारण ही मृदा में जीवित मृदा होने का एक उपमा प्रदान करता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मृदा का जो वर्गीकरण है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR के द्वारा किया गया है और ICAR की स्थापना 1929 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 1986 में पूरे देश में के मिट्टियों को 8 प्रमुख भाग में बांटा है, ठीक है। 8 प्रमुख भाग में बांटा है और इस 8 प्रमुख भाग को 27 गौण प्रकार की मिट्टी में के रूप में बांटा गया है। तो हम लोग मुख्य रूप से इस 8 प्रकार के जो मिट्टी हैं उन्हीं के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अगर 8 प्रकार की मृदा की बात करें तो देखिएगा, यहाँ सबसे पहला जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, आप याद रखिएगा, सिंधु, ठीक है, सिंधु, गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, इसी क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का मुख्य रूप से क्षेत्र जो देखेंगे वो ये है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र का एरिया है और ये गंगा सिंधु का एरिया है और मुख्य रूप से ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ भी आप देखेंगे नर्मदा बेसिन वगैरह है, जिसके कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो ये है आपका लाल मिट्टी, जो मुख्य रूप से देखेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र को ये कवर करता है, ठीक है। लाल मिट्टी आपको मालूम हो गया। चलिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं काली मिट्टी का, तो मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु, कर्नाटक के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी फेमस होती है, काली मिट्टी का एरिया है और कपास के लिए काफ़ी फेमस होती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो राजस्थान के एरिया में पाया जाता है और ये थार मरुस्थल का जो एरिया है यही है मरुस्थलीय मिट्टी का एरिया, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से देखेंगे तो लैटेराइट मिट्टी और रेड सॉइल जो है वो मुख्य रूप से आसपास में ही पाया जाता है। और लैटेराइट जो है वो तटीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र का जो है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है और यहीं पे लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ये समुद्र तटीय क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है, मतलब केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र। और साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ केरल के कुछ क्षेत्र और इधर
कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी जो मुख्य रूप से आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी पाए जाएंगे। वहीं पीट मिट्टी की बात कर ले या दलदली मिट्टी की बात कर ले तो ये पर्वतपदीय क्षेत्र जो होता है आप देखेंगे ये समानांतर इसी पर्वतीय क्षेत्र के समानांतर पर्वतपदीय जो क्षेत्र होते हैं यहीं पे दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी पाई जाती है। लवणीय या क्षारीय मृदा जो है आप मुख्य रूप से आगे पढ़ेंगे हम लोग। लवणीय और क्षारीय मृदा जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो इसी एरिया में ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी मिट्टी को पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर यह विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब सबसे अधिक, याद रखिएगा, सबसे अधिक भाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है जिसमें पंजाब से लेकर असम तक नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तटवर्ती भागों में ये विस्तृत है। और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये गंगा, ठीक है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में ये पाया जाता है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया। चलिए, ये मिट्टी उच्च भागों में अपरिपक्व और निम्न क्षेत्रों में ये परिपक्व होता है। उच्च भाग में देखिए नवीन जलोढ़ होता है। ठीक है, नवीन जलोढ़ होता है इसलिए अपरिपक्व है, और निम्न भाग में ये परिपक्व इसलिए होता है क्योंकि यहाँ दोमट मिट्टी बन जाती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये, याद रखिएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग को हम लोग खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो मैदानी भाग बनते हैं उसको बांगर कहते हैं। याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी होगी तो वो खादर कहलाएगा और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी तो वो बांगर कहलाएगा। ठीक है, बांगर के निर्माण में चिक्का मिट्टी सर्वाधिक योगदान करता है। मतलब बांगर मिट्टी में चिक्का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें पोटास, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो बांगर मिट्टी जो होता है वो खासकर नाइट्रोजन की कमी के कारण, हालांकि ये उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें ये फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं पाए जाते, साथ साथ जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। तो आप मुख्य रूप से देखिएगा तो यहाँ देख सकते हैं ये जो नर्मदा नदी ये बेसिन है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे और ये सिंधु नदी बेसिन है। ठीक है, इधर सिंधु नदी बेसिन, फिर गंगा नदी बेसिन, और मुख्य रूप से आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, और इधर देखेंगे महानदी बेसिन है, और ये एरिया जो है यही है जलोढ़ मिट्टी का एरिया। ठीक है, ये है आपका जलोढ़ मिट्टी का एरिया। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी आप देखेंगे तो पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, इसके अलावा आप देखेंगे उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, ठीक है, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, और साथ साथ उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, ठीक है, असम का क्षेत्र, उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, और साथ साथ आप देखेंगे तो झारखंड का भी कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान का भी क्षेत्र इसमें आ जाता है, गुजरात और राजस्थान का भी क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग लाल मिट्टी की बात कर लेंगे। तो लाल मिट्टी जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर में, मतलब कुल भारत के क्षेत्रफल का 18.6% भूभाग में ये लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी में देखिएगा कि ये ग्रेनाइट सेल से बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, ग्रेनाइट मतलब यूँ कहें कि चट्टानों से बना हुआ है। और ग्रेनाइट जब रूपांतरित हो जाता है तो देखते हैं ये निश तथा कुटप्पा एवं विंध्य बेसिनों तथा धारवाड़ शैलों में अवसादी शैलों के ऊपर ये हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से ये अवसादी शैल हैं, ग्रेनाइट शैलों से बना हुआ है लाल मिट्टी, और इसका रंग जो है वो लाल होता है, इसीलिए इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। कहीं कहीं इसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, पीली मिट्टी भी कहा जाता है, लाल या पीली मिट्टी। और इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्या? लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। और ये लवणीय प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, ये मिट्टी जो है वो लवणीय प्रकार की होती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूने का अंश अधिक मात्रा में होता है, जबकि जीवाश्म, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है, इसलिए ये उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाल मिट्टी की बात कर लेंगे तो लाल मिट्टी मुख्य रूप से आपको देखेंगे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु, उसके अलावा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है,
आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना, ये उड़ीसा, ठीक है, इस सब के क्षेत्र में ये झारखंड, इस सब के क्षेत्र में ये लाल मिट्टी पाया जाता है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ रेड सॉइल का ये आप रेड देख रहे हैं, ये सभी लाल मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी सभी लाल मिट्टी का ही एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। काली मिट्टी साधारण क्षमता से अधिक होता है, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, पूछा गया है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये काली मिट्टी है। इसको स्थानीय भाषा में रेगुर भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि रेगुर मिट्टी भी लिखा जाता है, तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? ये काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय चरनोजम काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से ये कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि काली मिट्टी में क्या होता है कि कपास की सर्वाधिक खेती होती है, जो भी कपास की खेती है वो काली मिट्टी में ही होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का रंग, ठीक है, टिटेनिफेरस मैग्नाइट के एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है, ठीक है। इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होता है और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। मुख्य रूप से ये देखेंगे तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा डक्कन ट्रैप, ठीक है, ये जो है डक्कन ट्रैप मुख्य रूप से काली मिट्टी से बना हुआ है। इसमें लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें यह समृद्ध होता है, ठीक है। इसमें जीवाश्म नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। जीवाश्म नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। यह जड़दार फसलों जैसे कपास, सोयाबीन, चना, तिलहन, खट्टे फल, मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो मुख्य रूप से अगर काली मिट्टी का जो बात कर रहे हैं तो ये काली मिट्टी का एरिया है जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, और कर्नाटक के क्षेत्र में ये पाया जाता है। देख रहे हैं काली मिट्टी, लेकिन मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाता है काली मिट्टी, ठीक है। तो ये काली मिट्टी का एरिया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब लैटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो लैटेराइट मिट्टी जो है वो देश के 1.26 लाख क्षेत्रफल पर विस्तृत है और ये केरल, महाराष्ट्र और असम में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखेंगे तो ये तटीय क्षेत्र जो होता है, ये तटीय क्षेत्र जो है होता है, यहीं पे ये लैटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये केरल है इधर और इधर महाराष्ट्र का एरिया है और यही आगे बढ़ जाता है यहाँ असम के एरिया में, ठीक है। तो ये असम के एरिया में भी ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पाया जाता है। तो मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र और असम के एरिया में ये सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। इसका स्वरूप ईंट के समान होता है और ये भागी कर कोमल होता है, ठीक है। तो ये ईंट के समान कहने का मतलब हो गया कि ये काफ़ी ईंट के जैसा रंग होता है इसका और इसमें लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आप मुख्य रूप से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र जो है आप देखेंगे केरल और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, फिर इधर आप देखेंगे तो यही क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है असम के क्षेत्र में और यहीं पे लैटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान और सौराष्ट्र के क्षेत्र है, हरियाणा में भी कुछ और दक्षिण पंजाब में भी कुछ क्षेत्र पाई जाती है। क्योंकि मरुस्थल का विस्तार जो है, मरुस्थल का विस्तार यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। घुलनशील लवणों और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सिंचाई द्वारा इसमें ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज की खेती की जाती है, सरसों आदि की। और मिट्टी, बाजरा, ज्वार, मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अगर इसका बात कर लेंगे तो ये है आपका शुष्क मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी का एरिया, ठीक है, ये है। तो मुख्य रूप से ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र पड़ता है और साथ साथ इसमें गुजरात का भी कुछ जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, गुजरात का भी एरिया आ जाता है, ठीक है। चलिए पर्वतीय की मिट्टी की बात कर लेंगे या पीटमय मिट्टी इसको कहते हैं, जो नवीन मृदा भी कहा जाता है। और नवीन मृदा जो है देखेंगे कि नवीन मृदा जो है ये जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं, याद रखिएगा, तो बड़े बड़े कंकर, बड़े बड़े पत्थरों को लाती है और ये अपने पर्वत पदीय क्षेत्रों में छोड़ जाती है, ठीक है। तो पर्वत पदीय क्षेत्रों में छोड़ जाती है तो यहाँ कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ मतलब इसमें क्या होते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको पर्वतीय मिट्टियाँ कहते हैं। और ये नवीन अविकसित मृदा है जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव होता है परंतु जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मृदा अम्लीय स्वभाव की होती है। तो मुख्य रूप से देखेंगे
अगर हम लोग ये जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है और साथ साथ आप देखेंगे अरुणाचल का जो एरिया है, और इधर फिर आप देखेंगे सिक्किम का कुछ एरिया, और इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यही है पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। अब हम लोग पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी की बात करेंगे तो ये समानांतर है। किसके समानांतर है? हिमालय के समानांतर है। ठीक है, हिमालय का जो क्षेत्र है और उसके पर्वत पदीय एरिया जो है, यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे वन भी काफ़ी अधिक होता है, इसलिए वन मृदा भी कहते हैं इसको। तो मृदा नम और जलवायु होती है, और यहाँ की वनस्पतियाँ पीट मिट्टी, सुंदरवन उड़ीसा के तट और बिहार के मध्यवर्ती भाग में, केरल तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। फेरस आयरन के कारण यह प्रायः रंग नीला होता है, मतलब आयरन के कारण इसका रंग नीला होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में 40 से 50% तक होती है, मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है, और इसमें मैग्रोव वनस्पति उगा करती है। ठीक है, मैग्रोव वनस्पति, जैसे आप सुंदरवन देखेंगे वहाँ मैग्रोव वनस्पति सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये जो एरिया है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये पर्वत पदीय एरिया ही है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैग्रोव वन वगैरह भी पाया जाता है। आप देखेंगे ये पहाड़ी वाले दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो लवणीय और क्षारीय मृदा की बात कर ले तो यूरेनियम मैग्नीशियम की अधिकता के कारण, यूरेनियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण मिट्टी जो होता है लवणीय या अम्लीय हो जाता है। कैल्शियम पोटास की अधिकता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी मिट्टी में मैग्नीशियम और यूरेनियम पाया जाता है तो वो लवणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवणीय हो जाएगा, लवणीय मिट्टी हो जाएगा। अगर किसी मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय मिट्टी। ऐसी मृदा नहर सिंचित और उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई है। ये मिट्टियाँ रेह, कल्लर, ऊसर, ठीक है, मतलब काफ़ी स्थानीय नामों से जाना जाता है, और ये उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, ये उपजाऊ नहीं होती है। अम्लीय मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है। स्वाभाविक है, जिसका पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका पीएच 7 के आसपास में होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो इस रॉक में फॉस्फोरस मिलाकर अम्लीयता को कम किया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट मिलाकर के अम्लीयता को कम किया जाता है। और क्षारीय मिट्टी में आपको मालूम है 7 से ज़्यादा होगा, और इसमें जिप्सम मिलाकर इसके क्षारीयता को कम किया जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कई बार कि अम्लीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है कि उसके अम्लीयता को कम किया जा सकता है, तो याद रखिएगा फॉस्फेट। और क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाए, तो जिप्सम, जिससे उसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर भी मिट्टियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, पारिस्थितिकी के आधार पर भी मिट्टियों का विभाजन किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं अवशिष्ट मृदा, याद रखिए, जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है और अवशिष्ट मृदा कहा जाता है। जो मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती है, अवशिष्ट जहाँ बनती है वहीं पड़ी रहती है, उस तरह के मृदा को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। वाहित मृदा जो बहा कर लाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे नदियों के द्वारा। ठीक है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा वाहित मृदा हो गई। जलोढ़ मृदा, यह भी वाहित मृदा ही है एक तरह से, लेकिन वाहित मृदा जो है इसमें अंतर भी होता है। देखिए, हवा के द्वारा भी मिट्टी को बहा कर लाया जाता है। ठीक है, और जल के द्वारा भी मिट्टी को बहा कर लाया जाता है, तो इस तरह के क्या है, वाहित मृदा हो जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान मिट्टियों के द्वारा, जल के द्वारा पहुंचता है। वातोप मृदा जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर पहुंचती है। शैल मालवा मृदा जो मिट्टी के पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये ज़्यादा आपका ये नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है जो ICAR के अनुसार डिवीज़न किया गया है, जो 8 प्रकार के हैं। आपको मैंने पूरे विस्तार से आपको हर पहलू को समझा दिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे वेबसाइट www.gsgreatsite.net पर विजिट नहीं किए हैं तो विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने हमारे GS आज तक ISPCS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।